दोस्तों अब हम समझेंगे कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे जो रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ बेसिक कांसेप्ट को जरूर क्लियर कर देगा। इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डोमेन, रेंज और कोडोमेन कैसे फाइंड की जाती है, जिसमें डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा फंक्शन में पूछा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन के इस चैप्टर में रिलेशन का पार्ट कंप्लीट कर लिया था। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन के टाइप क्या होते हैं, ये सब हमने कंप्लीट किया था। फंक्शन के भी कुछ टॉपिक किए थे लेकिन ये बातें कंप्लीट नहीं हुई थी, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन को कैसे पहचाना जाएगा मैपिंग के थ्रू, और साथ ही साथ उन्हें फंक्शन में जब डिनोट करेंगे तब कैसे पहचानेंगे। इस सारी बातों को हम बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर करेंगे। इससे पहले की वीडियो जो हमने बनाई थी उसमें आप लोगों ने इस वीडियो पर काफी अच्छा रिस्पांस दिया था, जो मैं एक्सपेक्ट करता था उससे ज्यादा। तो इसी से इंस्पायर होते हुए मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहूंगा। अगर आपका प्यार सपोर्ट बना रहा तो बिल्कुल भी एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स, एक्सरसाइजेस और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आप ये वीडियो 5 से 7 मिनट देखते रहें तो आपको ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा कि मैप देखकर आप कैसे बता सकते हो कि ये फंक्शन है या नहीं। आप जरा सा भी दिमाग मत लगाइए, बस ये वीडियो देखिए, एक ट्रिक समझो, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट दिल में उतर जाएगा। साथ ही साथ फंक्शन के टाइप भी हम समझेंगे और इसी में आप यकीन मानिए हम ऐसे ऐसे एग्जांपल्स भी लेंगे जिसके थ्रू आप इसे इजीली समझ जाएंगे। कुछ लाइफ के एग्जांपल्स भी लेंगे और कुछ मैथमेटिकल एग्जांपल भी लेंगे जिसे आप इजीली समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, और बहुत ही कम समय में इसे मैं कंप्लीट कर दूंगा और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए ये शुरू करते हैं, और आप 5 से 7 मिनट वीडियो में बने रहिए। 100% आप आखिरी तक बने रहेंगे, और अगर बने रहें, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर शेयर करिएगा। खैर अभी आप कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फंक्शन क्या होता है, आप इसकी डेफिनेशन यहां से रीड कर सकते हैं। ए फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन वेयर ईच इनपुट फ्रॉम सेट ए, इनपुट कहां से लेंगे हम, फर्स्ट सेट से लेंगे जिसे हम ए कह रहे हैं, हैज ओनली वन आउटपुट फ्रॉम सेट बी, मतलब जो आउटपुट होगा वो सेट बी से मिलेगा। तो दोस्तों इसके इस डेफिनेशन के एक एक पॉइंट को समझना है हमें। देखिए वेयर ईच इनपुट है ना, ईच इनपुट के लिए हैज ओनली वन आउटपुट, केवल एक आउटपुट होना चाहिए, है ना, दो आउटपुट नहीं होना चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं। दोस्तों हमारे पास एक सेट है ए और एक सेट बी है। अब मैं इस सेट का नाम दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए चाइल्ड। क्या नाम दे रहा हूं, इस सेट में मान लीजिए जो एलिमेंट है 1 2 3 है, ये सब क्या है दोस्तों, चाइल्ड है। क्या है, चाइल्ड है। और सेट बी के जो एलिमेंट ए बी सी हैं, इन्हें मैं विमेन मानकर चल रहा हूं। क्या, वोमेन मानकर चल रहा हूं। क्या मानकर चल रहा हूं, वोमेन्स। क्या, वोमेन मानकर चल रहा हूं। अब समझना जरा ध्यान से दोस्तों, क्या हर बच्चे की, जो भी बच्चा होगा उसकी कोई ना कोई तो माँ जरूर होगी, है ना, बिना माँ के बच्चा तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हर बच्चे की कोई ना कोई तो माँ होगी, कोई जो माँ होगी वो वोमेन होगी। तो हम ये समझ सकते हैं कि हर बच्चे की एक माँ होगी, एक ना एक माँ होगी ही। तो हम कह सकते हैं ये 1 की माँ ए है, 2 की माँ बी है और 3 की माँ सी है। और यहां आप देखेंगे यहां क्या लिखा है, फ्रॉम इनपुट फ्रॉम सेट ए हैज ओनली वन आउटपुट, मतलब हर एक एलिमेंट का एक आउटपुट भी दे रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये फंक्शन हो जाएगा, बिल्कुल फंक्शन हो जाएगा। अभी हम फंक्शन कैसे डिनोट करते हैं ये भी देखेंगे। ये देखिए फंक्शन लिखने का ये तरीका है, एफ सच दैट ए टू बी, सच दैट एवरी ए, मतलब जो ए एलिमेंट है वो सेट ए से बिलोंग करेगा, मैप्स टू ओनली वन बी बिलोंग्स टू बी, है ना, यानी जो बी एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा और एक एलिमेंट होगा। आइए इसे और आगे समझते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम इसे चाइल्ड मान लें और इसे वुमेन मान लें, तो अब आप मुझे यहां बताइएगा
कि एक बच्चे की 2 माँ क्या पॉसिबल है? एक ही बच्चे की 2 माँ हो ये पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए ऐसा कॉन्सेप्ट जो भी होगा, मतलब एक एलिमेंट के 2 इमेज बन गए, मतलब एक ही एलिमेंट जो है वो 2 इमेज बना रहा है, ए भी और बी भी। वैसे मैं बता दूं कि इसे मतलब इस साइड में जो सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ मैपिंग होती है इसे इमेज कहते हैं, और इसे दोस्तों हम कहते हैं प्री इमेज। वैसे ही ये चीजें क्लास 11th में ही आप लोगों ने सीख ली होगी, प्री इमेज इमेज क्या होता है। तो यहां से ये सिलेक्ट हो गए। तो अब यहाँ 2 का एलिमेंट ये है। अब आप यहां पर देखिए 3 एलिमेंट पहले तो खाली ही है, मतलब फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट खाली ही नहीं होना चाहिए। क्या इस बच्चे की कोई माँ होगी ही नहीं? नहीं, बिना माँ के बच्चा कैसे होगा? तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्लियर? पहली बात, 2 कंडीशन क्या है? पहली चीज कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए फर्स्ट सेट का, और किसी भी मतलब ये वाला फिगर कभी नहीं बनना चाहिए, है ना? इस तरह का फिगर कभी भी नहीं बनना चाहिए, मतलब एक ही एलिमेंट से 2 एरो नहीं निकली होनी चाहिए। तो इसलिए फंक्शन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इस इधर देखिए, यहां इसके लिए एक इमेज है, 2 के लिए भी ए है और 3 के लिए भी बी इमेज है। अब आप इसे बताइए कि क्या ये इमेज है? अब ये सॉरी इमेज बना, ये फंक्शन है या नहीं है? अब आप सोचो कि 2 बच्चों की एक माँ तो हो ही सकती है, 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है। तो देखिए एक का भी ये ए है और 2 का भी ए है। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं 2 के लिए 1 है और 1 ए है और 1 के लिए भी ए है। तो यानी हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट का एक अलग इमेज है, यानी 1 के लिए ए है तो 2 के लिए भी ए है, अलग है ना, 2 के लिए अलग है, ए के लिए भी अलग है, इन दोनों के लिए तो सेपरेट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे ट्रिक से भी समझ लो, और 3 का भी इमेज है। यानी पहली चीज तो कि फर्स्ट सेट का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और दूसरा ये है कि यहां से कोई भी ऐसा ना हो कि 2 एरो बन जाए। तो यहाँ 2 एरो भी नहीं बन रहे हैं, कोई एलिमेंट खाली भी नहीं है, इसलिए ये हमारा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा। इधर देखिएगा यहां पर क्या हो रहा है, इधर भी देखिए 2 बच्चों की एक माँ हो सकती है, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी ये भी हमारा फंक्शन हो जाएगा। ठीक है? अगर आप चाहो तो क्या ऐसा हो सकता है, इसे हम थोड़ा सा अगर इरेज कर दें, इसे हम थोड़ा सा अगर इरेज कर दें, क्या मैं इसको ऐसे अगर बना दूं सिर्फ यहां पर और सिर्फ यहां पर बना दूं, तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। सभी जितने बच्चे हैं सब एक ही माँ के बच्चे हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, पॉसिबल है। तो दोस्तों फंक्शन होने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? पहली चीज ये है कि कोई भी एलिमेंट फर्स्ट सेट का खाली नहीं होना चाहिए। अगर खाली हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो सभी एलिमेंट के एक इमेज होनी चाहिए। इसमें खाली रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अगर ये कंडीशन कभी भी दिखाई देता है, मतलब एक ही एलिमेंट के साथ 2 एरोस निकल जाती हैं, तो ऐसे केस में फंक्शन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। और कोई भी एलिमेंट इसमें लेफ्ट नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना है ये फंक्शन होने के लिए। समझ में आ गया है? ये ट्रिक अगर चाइल्ड और वुमेन वाला आप समझ लेंगे तो 100% कभी आपको भूलेगा नहीं। आइए अब समझते हैं कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसको समझेंगे। अब आप मुझे बताइए, देखिए फंक्शन टर्म्स क्या होते हैं, इसमें हमें डोमेन निकालना होता है, कोडोमेन और रेंज निकालना होता है। दोस्तों ऑल इनपुट वैल्यूज सेट ए, पहली बात तो देखिए फंक्शन होने के लिए कोई भी एलिमेंट खाली ही नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि फर्स्ट सेट जो इनपुट देंगे वो पूरा सेट रहना ही चाहिए। तो पूरा सेट ही हमारा क्या हो जाता है, फर्स्ट सेट ही हमारा डोमेन हो जाता है फंक्शन के केस में। रिलेशन के केस में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना, हमने बताया है ये चीज। अब कोडोमेन क्या होता है, ऑल पॉसिबल आउटपुट सेट बी, यानी पूरा का पूरा जो सेट बी होता है, पूरा का पूरा सेट बी, वही हमारा क्या होता है, कोडोमेन होता है। अब देखो दोस्तों रेंज की बात कर लें।
रेंज क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट्स सबसेट ऑफ बी। देखिए अब सबसेट लिख दिया है, सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा सेट जो बी होगा यही हमारा तो कोडोमेन हो जाएगा। इतना समझ गए, क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। क्लियर। और ये जो सेट ए है यह हमारा डोमेन हो गया। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, वैसे इसमें तो ये है ही नहीं, ये तो हमारा फंक्शन ही नहीं है, तो इसको हम नहीं बताते। इस वाले को समझ लीजिए, ये पूरा का पूरा सेट डोमेन है और ये हमारा कोडोमेन है। क्लियर। अब बात आती है रेंज की। तो दोस्तों रेंज जो होता है वो कोडोमेन यानी दूसरे सेट का वो एलिमेंट्स होते हैं जो केवल पार्टिसिपेट करते हैं, जो इमेज केवल बनाए हैं। तो इमेज कौन बनाया है, सिर्फ ए बनाया है। तो अगर बात करोगे रेंज की तो रेंज हो जाएगा मित्रों, रेंज हमारा सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ए हो जाएगा। और ए जो होगा वह सबसेट हो जाएगा हमारे सेट बी का। इजीली समझ में आ गया है, बात ध्यान दीजिएगा। पूरा का पूरा सेट बी कोडोमेन होगा, पूरा का पूरा सेट ए रेंज होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। और सॉरी डोमेन होगा और रेंज क्या होगा, केवल वही एलिमेंट होंगे जो इसमें से पार्टिसिपेट करेंगे। समझ आए, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एग्जांपल में ले लीजिए, जैसे फंक्शन हमने लिखा 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ये हमने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, देखिए 1 का केवल ए है, 2 का केवल बी है, अलग इमेज बना, 3 का सी है, अलग इमेज बन गया। तो ऐसे केस में क्या हो रहा है, ये फंक्शन हो जाएगा, यानी फंक्शन है। अब यहां पर देखिएगा 1 का ए है और 1 का बी भी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 यहां अगर है, 1 अगर यहां है तो ये क्या बना रहा है, ए के साथ भी इमेज बना रहा है और ये बी के साथ भी इमेज बना रहा है। तो ऐसे केस में हमारा फंक्शन नहीं होगा, बिकॉज आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहां पर, बिकॉज इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं, ये बी है, बिकॉज वन हैज 2 इमेज, है ना, वन हैज 2 इमेज, 2 डिफरेंट इमेज हैं, इसलिए हमारा फंक्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन की। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होगा, एक होता है 1-1 फंक्शन जिसे इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसका मतलब होगा डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट होने चाहिए। देखिए 1-1 फंक्शन को इंजेक्टिव भी कहते हैं। देखो इंजेक्शन एक ही बार यूज करते हैं, तो एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो जाए तो हमारा 1-1 हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप समझिएगा, ये देखिए 1 एलिमेंट का 1 ही इमेज है, 2 एलिमेंट का जो है वो भी है, ये सेपरेट है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये 1-1 कहलाएगा, क्योंकि हर एलिमेंट तो बिजी होना चाहिए। भाई फंक्शन तो पहले ये जानो कि फंक्शन होगा क्या, फंक्शन तो पता चल ही गया है। अब बात कर रहे हैं पहले तो फंक्शन हो, फिर 1-1 ऑन 2 ये सब हमें चेक करना है। तो फंक्शन मान लीजिए ये तो है ही नहीं, इसे चेक ही नहीं करना। इसमें देखिए हर एलिमेंट का क्या है, एक इमेज है, एक ही इमेज है, इसलिए हमारा ये 1-1 फंक्शन होगा। एग्जांपल के लिए देखिए 1 का ए है, 2 का बी है और 3 का सी है, तो क्लियर है। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1-1 फंक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं मैनी वन फंक्शन का मतलब क्या है। पहली बात तो फंक्शन होना चाहिए, और मैनी वन कब होगा। मैनी वन का मतलब ये है कि आप इसे देखिए, इसे थोड़ा सा और समझ लीजिएगा। देखिए सेपरेट एरोज होने चाहिए, एरोज सेपरेट होने चाहिए, नो रिपीटेड आउटपुट्स, है ना, रिपीट आउटपुट नहीं मिलने चाहिए। मैनी वन के लिए क्या है दोस्तों, मैनी वन का मतलब होगा 2 और मोर इनपुट, है ना, 2 या 2 से ज्यादा इनपुट के लिए सेम अगर आउटपुट आ जाता है तो ऐसा हमारा जो होगा वो मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। यहां पर जैसे कहिए 2 फ्रेंड्स एक ही पार्टी में चले जाएं, 2 फ्रेंड्स एक ही पार्टी में जा सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ऐसा क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। अब इसे समझो, देखिए 1 के बाद ए है और 2 का भी ए है, ठीक है। तो 1 का ए और 2 का भी ए कहां पर है, यहां पर चेक कर लीजिए, 1 का ए और 2 का ए है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन। इसे दूसरे थोड़ा सा
इंटरेस्टिंग तरीके से समझो, दो लोगों की एक ही गर्लफ्रेंड हो। आजकल जमाने में तो चल भी रहा है कि एक लड़की है, दो से ज्यादा गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं। बट ऐसा नहीं होता है, मतलब जनरली है एक ही लड़का दो गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर रख सकता है, रख भी रहे हैं लोग। लेकिन अभी यहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम यही समझेंगे, ये चाइल्ड और वुमेन वाला एग्जाम्पल लेते हैं, नहीं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए ये समझेंगे। तो दो एलिमेंट का एक ही इमेज हो सकता है, पर फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट बिजी हैं, इसलिए ये मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। यह भी हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, ये भी हमारा मैनी वन फंक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे समझते हैं, एक ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन को क्या कहते हैं? सरजेक्टिव फंक्शन। दोस्तों ये टर्म जानना बहुत जरूरी है, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, ये सब समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि सिंपल सा ऐसे हलवा सा 1 1 ऑन टू ऐसा दे देगा, तो ये आप जरूर समझिए टर्म्स को। तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि ऑन टू फंक्शन तब होगा। वैसे तो देखो, पहली बात एक बार फिर से दिमाग में बैठाओ कि फंक्शन होने के लिए फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट बिजी होना चाहिए, दूसरे सेट का एलिमेंट छूट भी सकता है, या फिर सारे के सारे बिजी हो सकते हैं। तो देखो 1 1 के लिए है और मैनी वन के लिए है, तो कोई कंडीशन नहीं है कि दूसरे सेट का कोई एलिमेंट रह जाए या फिर सभी बिजी हो जाएं। ठीक है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। बट ऑन टू के लिए ये बात फिक्स है कि एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज, है ना, कम से कम एक इमेज तो होनी ही चाहिए। तो वैसे भी एक ही होगी, तो दूसरे सेट के हर एलिमेंट अगर बिजी हैं, दूसरी बात समझिए, दूसरे लैंग्वेज में कह रहा हूं, नो एक्स्ट्रा सीट इन बी, मतलब दूसरे सेट का कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो कि जो खाली हो। हर सेट अगर बिजी है तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो है, इसे हम ऑन टू फंक्शन भी कह देंगे। क्यों? क्योंकि सेट बी के सारे एलिमेंट बिजी भी हैं और सभी एलिमेंट के हैं। तो क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा? क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा दोस्त? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक सेट क्या है, एक एलिमेंट क्या है, खाली है। ये फंक्शन तो है पर ऑन टू नहीं है, केवल ये ऑन टू है। समझ में आ गया? क्या समझे कि ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब बी सेट के सारे एलिमेंट्स बिजी हों। क्लियर? बात समझ में आ गई। और बाकी आप तो ये जानते ही हैं कि सेट फंक्शन होने के लिए ही फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट बिजी होने चाहिए, तो 1 1 और ऑन टू हो सकता है। आइए अब यहां पर देखिए एग्जांपल हमने ये भी लिया है, जैसे अगर दो सेट हैं ए और बी, जिसमें एक दो हैं और ए बी ही है, यहाँ सी नहीं है, तो एक का ए से और दो का बी से हो गया, ये हमने कहा दिया। अब बात आती है, ये दो एक्स्ट्रा फंक्शन हैं इनटू, और फिर यहाँ पर है 1 1 एंड ऑन टू। जो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव कहते हैं। तो आप ये देख लो, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो इसलिए इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? बाइजेक्टिव। क्या बोल देंगे दोस्तों? बाइजेक्टिव बोलेंगे। ये तो हमने प्री इमेज बोल दिया था, ठीक है, प्री इमेज। तो ये हमारा जो होगा 1 1 और ऑन टू भी है, इसलिए फर्स्ट वाले को हम कहीं खोपचे में लिख दें। ये क्या है? ये हमारा बाइजेक्टिव भी है, बाइजेक्टिव भी है। क्लियर है दोस्त? बाइजेक्टिव भी है। ये हमने 1 1 एंड ऑन टू को बता दिया। अब ये बात आती है कि इनटू फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन क्या होगा दोस्तों? देखो दोस्तों, इनटू फंक्शन उसे कहेंगे जिसमें कम से कम सेकंड सेट का, मतलब दूसरे सेट का, पहले तो फंक्शन होना चाहिए। दूसरा, अगर सारे एलिमेंट्स बिजी हैं तो हम ये कहेंगे कि मतलब दूसरे सेट के भी बिजी हैं तो ऑन टू कह देंगे। लेकिन अगर कोई एलिमेंट सेकंड सेट का खाली रह जाता है और फंक्शन है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनटू फंक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाला हमारा है, मैनी वन भी है और इसे हम इनटू भी कह देंगे। क्या कह देंगे? ये हमारा इनटू फंक्शन भी है, इनटू फंक्शन भी है। क्यों?
क्यों? क्योंकि यहां पर एक इमेज खाली है। तो ध्यान रखिएगा, इनटू फंक्शन के लिए सेकंड सेट का एक ना एक एलिमेंट खाली होना ही चाहिए। क्लियर? अब क्या ये इनटू फंक्शन होगा? सर बोलेंगे कि सर ये बताओ कि क्या ये इनटू फंक्शन है? तो आप बोलोगे यस, क्योंकि इसमें का एक या दो एलिमेंट खाली हैं, ये फंक्शन भी है और एक से ज्यादा एलिमेंट भी खाली है, तो इसे हम इनटू फंक्शन बोल देंगे। क्या बोल देंगे? इनटू फंक्शन बोल देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको फंक्शन समझ में आ गया होगा और फंक्शन के लिए फंक्शन के टाइप समझ में आ गए होंगे। अब बात आती है, ये हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज हमने समझाया है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेट जो होता है वो फंक्शन का पूरा डोमेन होता है और कोडोमेन आप जान ही रहे हैं सेकंड सेट होता है। रेंज क्या होता है? केवल वही एलिमेंट होते हैं जो हमारे सेकंड सेट के एलिमेंट हमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और वैसे जितना आसानी से हमने इसे आपको बता दिया है, कहानी इतनी आसान नहीं होगी, बहुत सारे कठिन क्वेश्चंस भी आएंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना बड़ा ही मुश्किल लगेगा। तो उन सब एग्जांपल्स को करेंगे तो चीजें बहुत ही बेहतर और क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो अब हम समझेंगे कुछ रियल लाइफ के एग्जांपल्स और साथ ही साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे जो रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर कर देगा। और इसके बाद हम एक्सरसाइज के जो एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे उन्हें जब कंटिन्यू करेंगे तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस आएंगे। अभी हम केवल आपके कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर रहे हैं और उसे केवल थोड़ा सा आपका बेस मजबूत कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं और आप मेरे साथ इसे सॉल्व करिएगा। रियल लाइफ के एग्जांपल्स हैं और इसमें हमें क्या चेक करना है। देखो दोस्तों, पहला एग्जांपल है स्टूडेंट रोल नंबर, स्टूडेंट्स सेम स्कूल, आधार नंबर पर्सन, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, वोटर आईडी वोटर। ये सारी बातें हैं और आपको हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट में कौन सा फंक्शन होगा। अभी आपने पढ़ा कि वन वन फंक्शन होता है, ऑन टू होता है, मैनी वन होता है, इनटू होता है, ठीक है, बाइजेक्टिव, सरजेक्टिव, इंजेक्टिव सब होते हैं। तो बताइए स्टूडेंट रोल नंबर ये क्या होगा? देखो दोस्तों, हर स्टूडेंट का एक रूल नंबर होता है। क्या कभी एक स्टूडेंट के दो रूल नंबर होते हैं? नहीं होता है। तो हर स्टूडेंट का अगर एक ही रोल नंबर है, एक ही एरो जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि ये वन वन फंक्शन होगा। क्या होगा? ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। बहुत ही आसान है। अब कोई बच्चा मुझसे कह सकता है कि सर ये ऑन टू भी तो हो सकता है। पर बच्चों, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं क्लास में जिनके रोल नंबर्स नहीं होते, वो ऐसे ही क्लास में बैठे रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो स्टूडेंट हैं। तो अभी के लिए ये समझना है। अभी देखिए इसकी बात करते हैं, स्टूडेंट्स सेम स्कूल। देखो, ढेर सारे स्टूडेंट एक ही स्कूल में पढ़े, मतलब क्या हुआ कि हर स्टूडेंट का एक ही स्कूल है, मतलब कई स्टूडेंट हैं एक ही स्कूल है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कई स्टूडेंट के एक ही स्कूल के इमेज बन रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा मैनी वन हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे समझ सकते हो। आगे आइए, यहां है आधार नंबर पर्सन। देखिए हर पर्सन का एक ही दो आधार नंबर होगा। क्या किसी पर्सन के दो आधार नंबर होंगे? नहीं होंगे। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि यह भी हमारा वन वन फंक्शन हो जाएगा। आइडियली हम यही कहेंगे, ठीक है, आइडियली हम यही कहेंगे कि ये वन वन ही फंक्शन होगा। अब किसी का आधार नहीं बना है तो बात अलग है, ठीक है, अभी के लिए समझो। इसके बाद एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। अब देखो एक ही डिपार्टमेंट में कई एम्प्लॉय कार्य करते हैं, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मैनी वन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ इसकी बात कर लें। देखो पर्सन तो बहुत होते हैं, है ना, पर्सन बहुत होते हैं, तो इसमें क्या है, हर मतलब जिसका भी आधार नंबर होगा एक ही होगा हर आदमी का। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिनका नहीं होगा, तो हम उसे ऑन टू में नहीं रख सकते हैं। क्लियर? यहां पर बात करें वोटर आईडी, और वोटर की बात कर रहा है, यहां आदमी की बात नहीं हो रही है, वोटर की बात हो रही है। तो वोटर आईडी है जो वोटर है, यहां समझना, जो वोटर है उसकी
एक वोटर आईडी जरूर होगी तभी तो वोट दे सकता है। यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही है, हर पर्सन की बात नहीं हो रही है। जो वोटर है, जो वोट दे सकता है, उसका एक ना एक वोटर आईडी होगा। यानी हम कह सकते हैं कि दूसरे सेट का एक इमेज बन रहा है। तो ऐसे केस में ये हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? ये इसको दर्शा रहा है। क्लियर? तो इस तरीके से हम रियल लाइफ के एग्जांपल्स को समझ सकते हैं। यदि कोई डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बेझिझक जरूर लिखिएगा दबा के, और हम इसे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इसे डिटेल में समझेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट तब तक ले सकते हैं। हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्लियर? चलिए 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 फटाफट से चलते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। और रात बहुत हो गई है तो आप सोने के लिए जरूर चले जाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट है जिसमें ए बी एलिमेंट है और एक सेट बी है, 1 2 3 है एलिमेंट। कह रहा है लिस्ट ए क्रॉस बी, यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, एंड हाउ मेनी ऑर्डर पेयर्स आर देयर। इसमें कितने ऑर्डर पेयर होंगे? तो पहले आप मुझे ये बताइएगा कि आंसर नंबर 1 हम करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, पहले इसे मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ये सेट ए है, ये सेट बी है। इसमें हमारे पास केवल ए एंड बी है और इसमें हमारे पास 1 2 3 है। तो देखो, इसका इमेज यहाँ पर बन सकता है, इसका इमेज यहाँ पर बन सकता है, इसका इमेज यहाँ पर बन सकता है। अब कोई बच्चा मुझसे कहेगा सर ये फंक्शन नहीं है, तो भैया हम आपसे फंक्शन नहीं पूछ रहे हैं, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो हम फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप बात इस पे मत छेड़िएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, तो 1 का किससे, सॉरी ए का 1 से हो जाएगा, ए का 2 से भी हो जाएगा, ए का 3 से भी हो जाएगा। इसी तरीके से बी का भी हम बना सकते हैं। तो बी का क्या हो जाएगा 1 से, बी का हो जाएगा 2 से, एंड बी का हो जाएगा भैया 3 से। ऐसे हो गया। अब बताओ कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं? यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। कितने ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? देखो, एक तरीका है फॉर्मूले से हम जान लें और इन्हें हम काउंट भी कर सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला हमने पढ़ा है नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो देखो, इसमें कितने हैं? 2 एलिमेंट है तो 2 रख लेंगे, और इसमें कितने हैं? 3 है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ऐसे भी हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी आंसर आ जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक रिलेशन, ये आर है, ये आर जो है दोस्तों, ये सेट का नाम नहीं है, एक रिलेशन है। कि क्या है? एक रिलेशन है, रिलेशन है, रिलेशन को दिखा रहा है। तो रिलेशन है 1 1 2 2 एंड 1 2 2 1। तो हमें चेक करना है कि इज इट रिफ्लेक्सिव, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो भैया रिफ्लेक्सिव होने के लिए आइए आंसर नंबर 2 चेक करते हैं। आंसर नंबर 2 कैसे फाइंड करेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है बिकॉज देखिए 1 1 है 2 2 है ना, और 1 1 है 2 2 है, और फिर इसका अभी इसमें ये चीज हमें नहीं मेंशन किया गया है कि किस सेट के लिए निकाला गया है। तो अगर ऐसा नहीं है, देखो ऐसे केस में जब हमारे पास एलिमेंट नहीं होते, जैसे कोई सेट नहीं दिया है, तो हमें उसे एक ही सेट मानना होता है। तो देखिए, अगर हम कोई सेट ले रहे हैं यहाँ पर फर्दर, जैसे ये 1 2 और 2 1 यही दिखा रहा है, तो इसके लिए हम ये मानकर चल रहे हैं ऐसे केस में कि हमारे पास एक ही सेट है जिसमें 2 ही एलिमेंट हैं। ऐसे किसमें है? 2 ही एलिमेंट है। और ऐसे में जो रिलेशन बनाया जाएगा वो यहाँ पर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे ए क्रॉस ए का ही लेंगे, और इसमें सारे एलिमेंट्स हम मेजर करेंगे। अब आप समझ लेना इसमें कैसे समझते हैं। ये हमारा ए है और ये हमारा ए है, तो 1 2 1 2, देखो ऐसे ऐसे ऐसे। तो ए क्रॉस ए जब हम फाइंड करेंगे
तो ये हमारा होगा 1 1 1 2 2 2, देखिए 2 1, ये हमारा होगा 2 1 और 2 2, यही होगा। इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अभी हमें रिलेशन जो कह रहा है, रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हर एलिमेंट का डबलेट्स मौजूद हो किसी रिलेशन में, तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव कहते हैं। तो यहां पर जो एलिमेंट है 1 2, तो यहां देखो 1 1 है जो रिलेशन हमारा दिया गया है, रिलेशन है 1 1 2 2 1 2 एंड 2 1। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा हमारा? देखो 1 1 है 2 2 है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए देखिए आपको एग्जांपल में भी समझा दिया गया था, पहले ही कॉन्सेप्ट जब समझा रहे थे। तो जो 1 1 है 2 2 है जो रिफ्लेक्सिव होता है, इसे हमें चेक नहीं करना होता है सिमेट्रिक के लिए। अब सिमेट्रिक का केस क्या होता है? सिमेट्रिक हम समझते हैं कि अगर ए बी किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो इसका अपोजिट बी ए भी इस रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो देखो अगर 1 1 है तो 1 1 का जो अपोजिट होता है वो 1 1 ही तो होता है, और कोई भी 1 1 एक बार लिखा गया तो दोबारा से किसी सेट में हम 1 1 को नहीं लिख सकते, इसलिए डबलेट्स वाले को हमें चेक नहीं करना पड़ता है सिमेट्रिक के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, हर एलिमेंट को भी चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी एलिमेंट सिमेट्रिसिटी या ट्रांजिटिव किसी चीज के लिए भी हमारा पास नहीं करता, तो मान लेते हैं कि ये ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहां पर आगे देखिए, ये हमारा 1 2 है तो 2 1 है, ये तो पास ही है सिमेट्रिक के लिए, ये सिमेट्रिक के लिए पास है, ये भी सिमेट्रिक के लिए पास है। अब 1 2 है तो 2 1 है, तो ये हमारा सिमेट्रिक के लिए भी पास हो जाएगा, सिंपल। अब आ जाओ ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? यदि ट्रांजिटिव के लिए कॉन्सेप्ट हमने समझा है, कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम जानते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है बीसी से, तो बीसी सॉरी ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और बीसी भी रिलेशन से अगर बिलोंग करे तो एसी भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। यही बात तो हुई थी। तो देखो ए बी है तो फिर बीसी अगर होगा तब हम एसी चेक करेंगे, अगर ए बी है बीसी है ही नहीं तो एसी हम चेक भी नहीं करेंगे, तो भी ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट में भी हमने समझा दिया था। तो इस वाले के लिए तो हमें 1 1 है, देखिए यहां पर अगर 1 1 को हमने देखा तो 1 से स्टार्ट होने वाला, ध्यान से समझना, 1 से जैसे 1 1 कहा हमने, यहां समझो ए बी है फिर बीसी, बीसी तो वही होगा जो बी से स्टार्ट होगा। वैसे 1 1 है, इसे हम ए बी मान लें, तो हमारा बीसी कौन होगा? जो बी से स्टार्ट होगा, यानी 1 से, तो 1 से स्टार्ट होने वाला यही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1 2, यानी ये हमारा हो जाएगा बीसी। तो अब फिर से समझना, अगर ए बी है बीसी है तो एसी भी होना चाहिए, ए और सी, एसी का मतलब क्या है? ये 1 2 होना चाहिए। तो क्या 1 2 हमारे रिलेशन में है? जी है, तो ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसी तरीके से ये भी हम चेक कर सकते हैं। ऐसे देखो, ये समझ गए, इसे इरेज कर देते हैं। देखो 2 2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो 2 1, तो ये 2 1 है बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 2 2 है तो 2 1 है, तो 2 1 हो जाएगा। तो यहां से 1 2 के बारे में अगर चेक करते हैं तो 2 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन है? तो 2 से स्टार्ट होने वाला 2 1 भी है और 2 से स्टार्ट होने वाला 2 2 भी है। तो अब आप चेक करो, अगर ये ए बी है और ये बीसी है, ये भी बीसी माना जाएगा, तो एसी भी होना चाहिए, एसी का मतलब 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है। यहां पे देखिए 1 2 है, 1 2 तो होना ही चाहिए, है तो हो जाएगा। इसी तरीके से ये ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझाते वक्त इसे हमने क्लियर कर दिया था। देखिए 2 1 है तो 1 से स्टार्ट होने वाला 1 1 और 1 2, तो 1 1 के लिए हमारा 2 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव भी पास हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। क्लियर है? समझ में? नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से देखिए, या हमारी ये वीडियो जरूर जाकर देखिएगा जो हमने इससे पहले बनाई है, देखना, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप ये चीजें नहीं क्लियर कर पाएंगे तो फिर आगे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। चलो आ जाओ।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फंक्शन दिया है किससे किससे, ये हमारा सेट है, ये सेट है, इसे सेट ए मान लो, ये सेट बी है। फंक्शन ए टू बी डिफाइंड है और इसमें फंक्शन बनाया गया है 1 का ए से, 2 का बी से कर लिया है, सॉरी 1 का ए से, 2 का भी ए से कर लिया, 3 का बी से और 4 का भी बी से ही कर लिया है। तो ये है, ठीक है, क्लियर है, कोई बात नहीं है। आप चाहें तो इसका एक ऐसा आंसर नंबर 3 है, इस तरह से एक ये सेट है, ये सेट बी है, ये सेट 1 2 3 4 है, यहाँ ए है, ये बी है। देखिए 1 का इससे, देखो 1 का ए से, 2 का भी ए से बना दिया, 3 का बी से और 4 का भी बी से बना दिया। तो ये फंक्शन तो है ही, पहली बात तो फंक्शन होना ही चाहिए, फंक्शन है। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज इट, तो बताइए कौन सा फंक्शन हो जाएगा। सिंपल है ना, देखो बहुत सारे लोगों का रिलेशन है, यही है, ये क्या होगा, मैनी वन हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा, सिंपल कर लेंगे। चलो, क्रिएट ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम ए एक्स वाई जेड और बी में पी क्यू आर है, दैट इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कौन होता है, जो 1 1 होता है और ऑन टू भी होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आंसर नंबर हमारा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइए इसको समझते हैं। ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है, ये एक्स है, वाई है, जेड है और इसमें हमारा पी है, क्यू है एंड आर है। तो भैया हमें बाइजेक्टिव भी बनाना है। बाइजेक्टिव मतलब क्या होगा, 1 1 और ऑन टू होना चाहिए। तो 1 1 के लिए सबका एक ही इमेज होना चाहिए और बाय ऑन टू के लिए ये तो भैया इधर से हो गया हमारा, इधर से हमने बना लिया 1 1, ठीक है, 1 1 बना लिया। अब हर एलिमेंट का इसका प्री इमेज है ना, कोई भी खाली नहीं है, इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, तो इधर से ये ऑन टू हो गया। क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो सिंपली 1 1 एंड ऑन टू को हम कह सकते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कह नहीं सकते, कहते हैं, तो ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप ये एक ऐसा बना सकते हैं फिगर, और आप चाहें इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख देते हैं एक्स पी वाई क्यू एंड जेड क्यू, जेड आर, जेड आर, जेड आर। अब कोई कहेगा सर क्या ऐसे ही लिख सकते हैं, क्या ऐसे नहीं क्रॉस कर सकते? कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल है। एक लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही तगड़ा और जबरदस्त है, और इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ और भी अप्रोच बताऊंगा जिससे आप जेई नीट वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फाउंडेशन के लिए भी कहीं भी ये चीजें यूज होंगी। कह रहा है कि ये है इस y इज इक्वल एक्स स्क्वायर ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है? फिर क्या कह रहा है, इज इट 1 1, क्या ये 1 1 है? चलो कर लेते हैं। तो पहले इसे समझना, देखो समझने वाली बात है कि भैया लिखा हुआ है y इज इक्वल एक्स स्क्वायर, बोले तो y को हम क्या लिखते हैं भाई, फंक्शन x है ना, एफ ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है कि सर क्या ये फंक्शन है? तो देखो फंक्शन के लिए एक तरीका तो ये है कि भाई हर इनपुट के लिए एक नया आउटपुट मिलेगा। बोलो यस या नो? भाई कोई भी इनपुट दोगे, कोई भी इनपुट दोगे तो एक हमें y मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहली चीज तो हर इनपुट के लिए एक आउटपुट मिल रहा है, तो इसलिए फंक्शन तो ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन इसे एक और अप्रोच से समझते हैं। इसे मैं अगर ग्राफ के द्वारा आपको समझा दूं, ग्राफ ये कहता है कि अगर fx यानी y इज इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका ग्राफ इस तरीके से जाता है। इतना तो समझ में आता ही होगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये इस तरीके से, क्लियर? ये है, ये हमारा है ये फंक्शन का ग्राफ। और ग्राफ में एक रूल होता है कि अगर आप वर्टिकल ऐसे है ना, इसको क्या कहते हैं, वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल है। अगर वर्टिकल लाइन खींचो, अगर वर्टिकल लाइन खींचो, अगर वो ग्राफ को एक ही जगह पर काटता है हर बार, तो ये फंक्शन हो जाएगा।
अगर वो एक से ज्यादा जगह पर काटता है तो फंक्शन नहीं होगा। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर मैं कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं, एक लाइन ड्रॉ करूं कहीं से भी, तो बताओ ये इस ग्राफ को क्या करेगा, एक ही जगह पर तो काटेगा, एक ही जगह पर तो काटेगा, ये फंक्शन हो जाएगा। क्लियर? अब यहीं पर बात आती है, क्या सर अगर मैं ऐसा खींच देता और ऐसे में वर्टिकल एक लाइन खींचता तो इस ग्राफ को कहां पर काटता, दो जगह पर काट देता ना, दो जगह पर काट देता तो ये फंक्शन नहीं होता। ऐसे और भी ग्राफ खींचे जा सकते हैं कि सर ऐसे कर दूं तो भी हमारा ये क्या होगा, अगर आप कोई लाइन खींचेंगे तो ये एक से ज्यादा जगह पर काट देगा। तो अगर ग्राफ को कहीं भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा जगह पर काट देती है तो फंक्शन होता ही नहीं है। तो इसलिए ये ग्राफ का अप्रोच मैंने समझा दिया है, तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। बाकी इसे हम चाहे तो रखें या फिर इरेज कर सकते हैं। क्लियर? तो पहली बात कि ये फंक्शन है, क्लियर है, तो लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है। क्लियर? अब बात आती है कि सर ये 1 1 होगा या ऑन 2 होगा। तो ऐसे कह रहा है कि यहां पर क्वेश्चन इज इट 1 1, मतलब क्या टू डिफरेंट, मतलब अगर हम कोई ऐसा इनपुट दे दें, दो डिफरेंट इनपुट दे दें और एक ही आउटपुट आ जाए तो 1 1 नहीं होगा। क्लियर? तो यहां पर समझना, अगर मैं ये ग्राफ चेक कर लेना, ये इस तरीके से है, अगर ये मैं यहां पर +1 दे रहा हूं और यहां पे क्या है -1, तो देखो y इज इक्वल, अगर मैं x में fx, अगर f में -1 दे रहा हूं तो क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर सर 1 हो जाएगा। यदि 1 दे रहा हूं तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो रहा है। तो ऐसे केस में मतलब ये हो रहा है कि -1 देने पर भी 1 आ रहा है और 1 देने पर भी 1 आ रहा है। तो ये 1 1 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैनी 1 होगा। फंक्शन तो है बट कौन सा, मैनी 1 फंक्शन होगा। कौन सा फंक्शन होगा, मैनी 1 होगा। तो वैसे हमें ये आंसर पूछा नहीं गया है, तो हम चेक कर सकते हैं और कह सकते हैं इट इज नॉट 1 1। ठीक है, इट इज नॉट 1 1। ठीक है, इट इज नॉट 1 1, इट इज ऑन मैनी 1। क्लियर? तो दोस्तों ये था हमारा रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन का वीडियो। यदि फिर भी इसमें कोई डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और मैंने पहले भी बताया है कि ये हमारा जो इंट्रोडक्शन का क्लास था, बहुत ही नॉर्मल बेसिक से रूल्स बताए गए हैं, सारे रूल्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए गए हैं, बट ये बेसिक है। अब इसमें हम कुछ अच्छे सवाल लेंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखे रखेंगे, ध्यान से समझे रखेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो ही आप उन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जर्नी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।